जब भी मैं इन बदसूरत खेतों की बदमस्त फसलों को झूमते हुए देखता हूं तो मेरा सपना मेरी पलकें नोचने लगता है। मेरा सपना बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीनें, बुलडोजर्स, स्टोन क्रशर्स, क्रेन्स, हवाओं में उड़ता सूखा सीमेंट, हजारों की तादाद में काम करते मजदूर, बादल उड़ाते कारखाने, भभकती हुई भट्टियां, धधकती हुई चिमनियां, यहाँ बाएं तरफ वर्कर्स का हाउसिंग प्रोजेक्ट और उधर दाईं तरफ रोशनी में नहाए हुए ऊंचे ऊंचे शॉपिंग मॉल्स। मल्टीप्लेक्सेस में फिल्मों के रंगीन पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? फैक्ट्री में हम एक हाथ से पगार दे रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स में दूसरे हाथ से वापस ले रहे हैं। शाम के धुंधलके में फैक्ट्री की मीनारी चिमनी से उठता धुआं आसमान में हमारी नस्लों की दास्तान लिख रहा है। मटरू की बिजली का मंडोला में पंकज कपूर का यह संवाद निकोबार के कारोबार की दास्तान बयान करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 6 सदस्यीय विशेष पीठ ने फैसला सुनाया कि उसे 81,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला, क्योंकि इस मंजूरी में पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं। यही नहीं, पीठ का मानना है कि इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत सरकार के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम रणनीतिक और बुनियादी ढांचा परियोजना है। मलक्का जलडमरू मध्य, जिसे हम मलक्का स्ट्रेट भी कहते हैं, ये उसके पास स्थित है। ये परियोजना भारत को चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की भारत को पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों पर ठिकाना बनाकर घेरने की एक नीति है। ग्रेट निकोबार में भारत का ये प्रोजेक्ट इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए एक प्रति घेराबंदी का काम करेगा। इसके अलावा गैलिथिया खाड़ी में एक बड़े कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और टाउनशिप के माध्यम से समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इस परियोजना से। दरअसल ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरू मध्य से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है, जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यहाँ से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखना आसान होगा। ये परियोजना न केवल सुरक्षा बल्कि ब्लू इकोनॉमी, इको टूरिज्म और तटीय विकास को बढ़ावा देगी, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ये तो हो गया सरकार का पक्ष। अब जरा उस पक्ष की भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से एनजीटी का निर्माण हुआ, यानी धरती और प्रकृति। तो 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस मेगा परियोजना के तहत 130 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का डायवर्जन और करीब 10 लाख पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एकीकृत टाउनशिप, एक नागरिक और सैन्य हवाई अड्डा और करीब 450 MVA गैस और सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र का निर्माण किया जाना तय है। पर्यावरण कार्यकर्ता आशीष कोठारी ने ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ एनजीटी में जो याचिकाएं दायर की थी और जो तर्क दिया था कि प्रस्तावित परियोजना का कुछ हिस्सा करीब 700 हेक्टेयर ICRZ यानी आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन में आता है, जहां विकास गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इस अधिसूचना का मकसद अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव एरिया है उसकी रक्षा करना था। इसके तहत सेंसिटिव जोन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ICRZ 1A जो अत्यधिक संवेदनशील इलाका है, जिसमें मैंग्रोव के फॉरेस्ट, प्रवाल भित्तियां, वाइल्ड लाइफ, ये सब आता है। वहीं ICRZ 1B इंटरटाइडियल जोन कहा जाता है, यानी वह इलाका जो हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का होता है।
इसी तरह ICRZ-3 में गांव और थोड़ा कम विकसित इलाके को शामिल किया गया है और 4 के तहत 12 समुद्री मील का तटीय जल क्षेत्र आता है। 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया और ICRZ-3 क्षेत्रों में गैस आधारित पावर प्लांट की अनुमति दे दी गई। फिर 2004 में आई सुनामी से पहले ये इलाका निकोबारी समुदाय का घर हुआ करता था। यही नहीं, पर्यावरण के जानकारों का ये मानना है या कहना है कि इस परियोजना से शोम्पेन जनजाति, जिनकी कुल संख्या 100 भी नहीं रह गई होगी अब, उनके जीवन के तरीके पर संभावित विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, जो द्वीप के प्राकृतिक वातावरण से निकटता से जुड़ा हुआ है। खैर, हजारों करोड़ की ग्रेट निकोबार परियोजना और विकास के लिए इस तरह का विनाश तो एक तरह का कोलेट्रल डैमेज माना जाएगा और 100 इंसानों की जब कोई कीमत नहीं है तो फिर तो वन्य जीवों के बारे में विचार करना ही बेमानी हो जाता है, क्योंकि इस परियोजना में करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। एनजीटी ने वैसे तो ये सुनिश्चित किया है कि पर्यावरण पर किसी तरह का बुरा असर ना पड़े, लेकिन जब एक बार काम शुरू हो जाता है तो फिर बहुत सारी बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं। इसे लेकर ही आशंका जताई जा रही है कि बंदरगाह परियोजना से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाएंगी, जिसका प्रभाव स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम पर भी पड़ेगा और साथ ही गलेथिया खाड़ी क्षेत्र में घोंसला बनाने वाले स्थलीय निकोबार मेगापोड पक्षी और लेदरबैक कछुओं के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। निकोबार मेगापोड पक्षी एक दुर्लभ पक्षी है जो सिर्फ निकोबार द्वीप पर ही पाया जाता है। अपने अंडे सेने का इनका जो अनोखा तरीका है वो इन्हें और भी दुर्लभ बनाता है। ये पक्षी क्या करते हैं कि मिट्टी, रेत और सड़े गले जो पौधे होते हैं उसे करीब 1 मीटर ऊंचा टीला, जिसे माउंड कहते हैं, वो बना लेता है। ये एक तरीके का इंक्यूबेटर की तरह काम करता है। जब 2004 में सुनामी आई तो उसकी वजह से इनकी 70% आबादी जो थी वो नष्ट हो गई और जो अभी भी थोड़ी बहुत बची है वो तटीय कटाव के कारण लगातार खत्म हो रही है। इनके घोंसले लगातार खत्म हो रहे हैं। अब आप विडंबना, आयरनी देखिए कि पिछले चुनावों में इसे यहाँ का शुभंकर घोषित किया गया था, लेकिन वही शुभंकर अब इस ग्रेट परियोजना और विकास के लिए शुभ साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये विकास के आड़े आ रहे हैं। इसी तरह लेदरबैक सी टर्टल यानी कछुए, जो समुद्री कछुओं में सबसे बड़े होते हैं और समुद्र में 2000 फीट तक गोता लगा सकते हैं। इनकी पीठ पर हड्डी का जो खोल होता है वो नहीं होता, बल्कि एक तरीके की चमड़े जैसा लचीली त्वचा होती है। इसी वजह से इन्हें लेदरबैक कहा जाता है। ये जेलीफिश खाते हैं और इस तरह से ये समुद्र में जेलीफिश की जो संख्या है उसको संतुलित करने, नियंत्रित रखने में भी एक बहुत मददगार साबित होते हैं। 2004 में आई सुनामी में अपने तटीय आवासों को खो चुके लेदरबैक सी टर्टल का जो प्रमुख घोंसला स्थल है, यानी प्रजनन की जो जगह है, वो गलीथिया खाड़ी है, जहां ग्रेट निकोबार प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT परियोजना को मंजूरी दी गई है। लेकिन एनजीटी का कहना है कि इन सब की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार भी कह रही है कि वो जो परिस्थितियां हैं, जो पर्यावरण है, उसकी रक्षा सुनिश्चित करेगा। वैसे भी ये देश के लिए रणनीतिक मामला है और सुरक्षा का भी, और इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च डिफेंस पर होता है और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ, युद्ध शांति के लिए लड़े गए हैं। बाकी जानवरों की शांति से किसको क्या ही लेना है। नमस्कार।